नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। छत्तीसगढ़ सरकार साल 2020-21 में तीसरी बार कर्ज लेने जा रही है। किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त के लिए सरकार 1000 करोड़ कर्ज लेने जा रही है। पिछले महीने ही सरकार ने 700 करोड़ का कर्ज लिया था, जिससे मिलाकर बघेल सरकार अब तक लगभग 20,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है, जिसके आधार पर अब राज्य पर 61,000 करोड़ का कर्ज हो चुका है। प्रदेश सरकार हर महीने लगभग 360 करोड़ रुपए से ज्यादा का ब्याज चुका रही है। पिछली सरकार ने 15 सालों में 41,239 करोड़ का कर्ज लिया, लेकिन यह सरकार करीब 20 महीने में 20,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। बीजेपी ने इसे लेकर सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र की सरकार जीएसटी की क्षतिपूर्ति की राशि नहीं दे रही है और इसलिए कर्ज लेने की जरूरत पड़ रही है। जवाब तो देना होगा, में पूछेंगे सवाल कि कर्ज लेकर न्याय आखिर कब तक। लेकिन उससे पहले आपको इस पर जारी राजनीतिक बयानबाजी सुनवा देते हैं। खर्ची के लिए कर्ज लिया जाता था और उस सरकार का लगभग 43,000 करोड़ का कर्ज छत्तीसगढ़ पे अभी भी कायम है। हम कर्ज ले रहे हैं, केंद्र सरकार हमारा कितना सपोर्ट कर पा रही है आप लोग देख रहे हैं। ना हमारा जीएसटी का हिस्सा दे रही है, ना हमारा माइनिंग का सेस मिल रहा है, ना हमारा रोजगार गारंटी का पूरा हिस्सा मिल रहा है। और हमको अपने किसानों की धान खरीदी करना है, हमको अपने गरीबों का चावल का कार्यक्रम लगातार चला के रखना है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार, जो कि पूरे देश में कर्जों वाली सरकार के रूप में विख्यात हो चुकी है, केवल 2 वर्ष के अंतराल में लगभग 25 से 30,000 करोड़ रुपए का कर्जा जिसने लिया है, मुझे लगता है इसकी पहचान कर्जे वाली सरकार के रूप में हो चुकी है। अंतर की राशि, न्याय योजना नाम देना, जो पूर्णतः किसानों के साथ में अन्याय है, उसके लिए एक बार फिर से 1000 करोड़ रुपए का कर्जा। हर एक काम के लिए कर्जा लेने के लिए तैयार ये बैठी सरकार, और जिस तरीके से प्रतिभूति की नीलामी हो रही है, मुझे ऐसा लगता है इन्होंने छत्तीसगढ़ को नीलाम करके रख दिया है और ये तमाम कर्जों का भार छत्तीसगढ़ की आम जनता के ऊपर में आने वाला है कि इसका थोड़ा आर्थिक बोझ आम जनता पर अवश्य जाएगा, पर यह परिस्थिति संतोष भी तो प्रदान करेगी, आर्थिक विकास के चक्के को थमने नहीं देगी, उसके क्रम को जारी रखेगी। इस कारण मैं राज्य सरकार के इस कर्ज को उचित नहीं मानता, पर यह है कि राज्य सरकार को कर्ज लेने के साथ साथ कुछ वित्तीय अपव्यय जो हैं, अनावश्यक रूप से टीएडीए, गाड़ियों का परिवहन वगैरह का, एक से अधिक कर्मचारियों को रखे जाने की, ये सब परंपराओं को समाप्त करे। तो कांग्रेस जहां केंद्र सरकार को दोषी मानते हुए और कर्ज लेना मजबूरी बता रही है, तो बीजेपी इस पर आरोप मढ़ रही है और साथ ही साथ सवाल खड़े कर रही है। और इस गंभीर विषय पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ बड़ा पैनल मौजूद है। चंद्रशेखर शुक्ला जी हैं हमारे साथ, प्रभारी मंत्री हैं पीसीसी के। शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रशेखर साहू जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं। साहू साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई जी हमारे साथ मौजूद हैं। रवि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुक्ला जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। हमने कर्ज लिया तो फर्ज के लिए, ये कर्ज लिया करते थे तो कर्ज के लिए, खर्च के लिए, ये कौन सी परिभाषा नई छत्तीसगढ़ में गढ़ी जा रही है? दिक्कत जी, देखिए, कुछ तो मजबूरियां होंगी जो आदमी को लेना होगा कर्ज। केंद्र सरकार हमारे जीएसटी का लगभग आज की तारीख में 4,000 करोड़ से ज्यादा रुपए दबा के रखी हुई है। स्वयं केंद्र सरकार एडवाइजरी जारी करके बोलती है कि कर्ज ले लो। हमारे जो रोजगार गारंटी की योजना है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी, उसके पैसे को नहीं दिया है। हमारे खनिज के पैसे को नहीं दिया। हमारे यहाँ लगातार हमारे यहाँ से कोयला का खनन कर रहे हैं, बिजली ले रहे हैं, अन्य राज्यों में हम बिजली दे रहे हैं, उसका पैसा भी केंद्र सरकार हमें नहीं दे रही। संरक्षण केंद्र सरकार हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रही है जैसे हम भारत के एक अंग नहीं है। इन परिस्थितियों में किसानों को पैसा देने के लिए यदि हमें कर्ज लेना पड़ रहा है तो इसमें क्या गलत है? और ये जो कर्ज ले रहे हैं, ये तो धान खरीदी के साथ लौट जाएगा। ये तो हर बार ऐसा ही होता है, जब धान खरीदी होती है और केंद्र सरकार के सेंट्रल पूल में जाएगा और वहां से पैसा आएगा। क्योंकि पूर्व में भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और
जब वो धान खरीदी के लिए लोन लिया करती थी और हर 6 महीने तो वो भी प्रतिभूति नीलाम करके बेचा करते थे। मेरे पास एक नहीं दो नहीं ऐसे सैकड़ों उदाहरण है, बीसियों भी बोलना गलत होगा, सैकड़ों उदाहरण है जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिभूति, यहां तक कि विश्वविद्यालय की संपत्तियों को भी गिरवी रखा था रमन सिंह जी ने, विश्वविद्यालय की संपत्तियों को भी गिरवी रख दिया था। और काहे के लिए? मोबाइल बांटने के लिए, स्काई वॉक के लिए, आपका वो एक हाईवे बनाया है, किसानों की जमीन छीन के शहर के बीचों बीच जो कि आज बैठ गया है, उसके लिए इन्होंने लोन लिया था। हमने जो लोन लिया है किसानों के लिए लिया, और हमारे लेने से, किसानों को पैसा देने से बाजार जिंदा है। स्वयं चंपू भी आया है, चंपू भी इस बात को बहुत भली भांति समझते हैं कि हमारे द्वारा लिया गया कर्ज कहीं कोई गलत नहीं है, किसानों के लिए। और हमने बार बार कहा है किसानों के लिए यदि करना पड़े तो हम लेंगे और करेंगे। और इतना ही यदि भारतीय जनता पार्टी को दर्द है तो हमारे जीएसटी का पैसा हमें दिलवा दें, शुक्ला जी, हमारे रोजगार गारंटी का पैसा हमें दिलवा दें, यहाँ तक कि ये शौचालय दोहरी बात क्यों हो पा रही है? तो शुक्ला जी, ये दोहरी बात क्यों? क्या माइनिंग का जीएसटी का, मनरेगा का जो पैसा आएगा उससे क्या आप सड़क बनाने में लगा देंगे? माइनिंग का पैसा आएगा क्या उससे धान का पैसा चुका देंगे? आप खनिज का मद बोल रहे हैं, रोजगार का मद बोल रहे हैं, ये सब आएंगे तो ये उसी मद में जाएंगे ना। ये अलग से कहीं किसानों के मसले पर तो आप इसे खर्च नहीं कर देंगे ना, जो मद जितना है। आखिर अलग अलग कौन से मद हैं जो आना बाकी है, और क्या उसे दूसरे मद में आप डाल सकते हैं क्या? ऐसा तो नहीं होगा ना। कर्ज जो लिया जा रहा है वो उस आधार पर किसानों के नाम पर लिया जा रहा है, तो वो किसानों पर खर्च होगा। नहीं, देखिए दीप्तेश जी, शुद्ध रूप से मैं बता रहा हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी किसानों को बोनस देने के विरुद्ध है? बात हो आर पार की खुल के, क्या भारतीय जनता पार्टी किसानों को बोनस देने के विरुद्ध है? जीएसटी के पैसा हमारी खुद की पूंजी, उसका इस्तेमाल हम अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। ठीक है, रोजगार गारंटी का पैसा रोजगार गारंटी के कार्यों में जाएगा। माइनिंग का पैसा हमारा खुद का है, कोयला जो हमने बेचा है, जो केंद्र सरकार हमसे खोद के ले रही है, वो हमारा पैसा नीति तय हम करेंगे। क्यों? किसानों के लिए खर्च होगा कि सिंचाई के लिए होगा? हमारी प्राथमिकता किसान है, सिंचाई है, क्योंकि हम मानते हैं, हम गांधीवादी लोग, हम जानते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, देश का गांव मजबूत होगा तो देश का पांव मजबूत होगा, देश आत्मनिर्भर बनेगा, समृद्ध बनेगा। और ये बात हमने बार बार देखा है कि जब कभी भी किसानों को पैसा मिला है, न सिर्फ शहर समृद्ध हुआ है बल्कि व्यापारी भी मुस्कुराया है, और वो पैसा गांव से रोटेट होकर शहरों में आया है। भूपेश बघेल जी की उपलब्धि है कि उन्होंने उसका सर्वांगीण विकास किया। आप देखिए, चक्र समझिए, 4 बड़े व्यापारी के खाते में पैसा डालने से फायदा नहीं होता, लेकिन यदि वही लाखों किसानों के खाते में पैसा डालने से पूरा प्रदेश लहलहा जाता है, मुस्कुरा उठता है। और ये काम हमने करके दिखाया, और हमने पुनः कहा कि किसानों के लिए यदि हमें लोन लेना पड़ेगा तो हम लेंगे, और इतनी ही तकलीफ है तो भारतीय जनता पार्टी हमारे जीएसटी किसानों के लिए अगर आगे भी लोन लेना पड़ा तो आप लेंगे, ये स्पष्ट तौर जो पर कहा जा रहा है। आपने प्राथमिकता का जिक्र किया था, शुक्ला जी मैं आऊंगा आपके पास, वापस लौटूंगा। एक पहली प्रतिक्रिया दोनों और हमारे मेहमानों की हो जाए, उसके बाद मैं वापस आपके पास एक सवाल के साथ आता हूं। प्राथमिकता का आपने जिक्र किया था, उसी प्राथमिकता को आपके सामने रखूंगा। साहू जी, सवाल यही कि अगर जीएसटी के मद का पैसा है, दूसरे मदों का पैसा है, तो क्यों आपके इतने सांसद गए, उनसे बोलकर नहीं दिलवा दिया जाता? प्रदेश का भला होगा, आपके बीजेपी के माध्यम से भला हो जाए प्रदेश का, कि हमने कहा और हमारे कहने पर केंद्र सरकार ने मद की राशियां प्रदेश को दी है, प्रदेश सरकार को दी है, और फिर प्रदेश सरकार विकास कर रही है। ले लीजिए माइलेज। देखिए दीप्तेश जी, तथ्य को पूरा समझ लीजिए, केवल बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है जी। छत्तीसगढ़ नवोदित राज्य है, आज 20 साल हुए, छत्तीसगढ़ की स्थिति इस प्रकार से कभी हुई नहीं कि आपकी देनदारियों का जो प्रतिशत है केवल ब्याज का ही वो 37% है, जबकि 20% होना चाहिए। पिछली बार ये 20% था। रही बात जीएसटी का, तो हमारे बहुत महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो हासिल किए हैं शुक्ला जी, और सेनाओं भी हैं, वो अपनी जानकारी अद्यतन कर ले। 20,000 करोड़ का रिलीज होने का फैसला कल ही हुआ है, वो आपको मिलने वाला है। और इसमें एक और निर्णय ये हुआ है कि सन 2022 तक के जो कंपनसेशन है, जो 21 तक था, उसको 1 साल और वृद्धि हुई। दूसरी बात, आप किसानों की बात करते हैं, आज क्या हाल है प्रदेश में? दुर्ग जिला में मचांदुर थाने का वो गांव, जहां एक गरीब युवा किसान जो रेग लेकर धान बोया था, वो आपके
कीटनाशक और दूसरे प्रकार के जो आदान हैं वो नकली आदान के होने के कारण वो आत्महत्या करने पर मजबूर हुआ। वो उसके सुसाइडल नोट में है। आपके प्रदेश में युवा किसान डुगेश निषाद यदि आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है तो आप ये दुनिया भर की जो बात कर रहे हैं न्याय और ये और वो, उस पर एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह लग गया है। आप ठीक से लोगों को बीज नहीं दे पाते, उर्वरक की व्यवस्था नहीं कर पाते, आप नकली और एक प्रकार से डुप्लीकेट और गुणवत्ता विहीन कीटनाशक दवाइयों का आप सप्लाई करने से रोक नहीं पाते। आप क्या कर रहे हैं? आप किसानों के लिए क्या कर रहे हैं आप? और दूसरी बात दीप्तेश जी, एक बात मैं और साफ साफ कहना चाहूंगा कि अभी धान खरीदी की जब बात आई, एनसीडीसी ने 9,000 करोड़ रुपया रिलीज किया छत्तीसगढ़ को, दूसरे राज्यों को 4,500 करोड़, एक और राज्य है वो 5,450 करोड़, आपको 9,000 करोड़ मिला। खाद्य का जो उपार्जन की बात आती है, अभी कृषि मंत्री जी बोल रहे थे, आजकल वो ज्यादा पॉलिटिकल हो गए हैं, वो बिल्कुल भोंपू हो गए हैं हमारे मुख्यमंत्री जी के। हो अच्छी बात है, हमारे मित्र हैं, मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आप कम से कम एक जुबान तो लगा सकते, बढ़ा तो सकते हैं, धन्यवाद को कर सकते हैं। हम लोगों की सरकार थी, हम लोगों ने खुलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह को आभार व्यक्त किया जब भी कोई ऐसी बात आई। 60 लाख मीट्रिक टन आपका धान उपार्जन होगा, चावल का उपार्जन होगा इस प्रदेश में। आप कहां केवल 40 लाख मीट्रिक टन की बात कर रहे थे, आज 60 लाख हुआ। आप कहां अन्याय कर रही, मुझे बताइए। आप केवल केंद्र को निशाना साधने के बजाय आपने राजनीतिक मिजाज कुर्सी पूरा करने के चक्कर में आप प्रदेश के किसानों का, प्रदेश की जनता का कितना नुकसान कर रहे हैं आपको अंदाज नहीं है। यही राजनीतिक धर्म है सर कि कहां अभी तो इस सरकार को दम्भ है, अपने भारी बहुमत का बहुत अहंकार है उसे, अपने लोगों को आप मियां मुट्ठू बनने का उनको बहुत शौक है, करे। लेकिन ये तथ्य भी सामने है दीप्तेश जी, ये कहीं इसमें किसी प्रकार से लगाव छिपाव की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल, और आपने उजागर कर भी दिया। आज ये तथ्य हमारे माध्यम से आपने जनता के सामने रख दिए। रवि जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, निश्चित रूप से मैं आपको 20 महीने में 20,000 करोड़ का बहुत संजीदगी से क्या बात कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में आप कर्ज लेते जाएंगे जी। मैंने पहले निवेदन किया, साहू जी आता हूं मैं रवि जी को भी चर्चा में जोड़ लेते हैं, रवि जी को भी चर्चा में जोड़ लेते हैं, फिर अपन आगे। रवि जी तो बहुत हमारे गंभीर पत्रकार हैं जी, और वो हमारे इसमें शामिल हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, उनको जोड़ लेते हैं चर्चा में, फिर आगे अपन चर्चा को और बढ़ाएंगे। रवि जी, 20 महीने में 20,000 करोड़ का कर्ज, क्या ये फाइनेंशियल फेल्यूर है या फिर कहीं ना कहीं एक आर्थिक प्रबंधन की जो एक कमी नजर आ रही है, इस वजह से इतना कर्ज प्रदेश में लेना पड़ रहा है? देखिए दीपेश जी, छत्तीसगढ़ का बजट 1 लाख करोड़ का बजट है, और 1 लाख करोड़ के बजट में अभी पिछली सरकार ने 40-41 करोड़ लिए थे और इस सरकार ने 20,000 करोड़ लिए। पर सवाल यह है कि कर्ज लेकर हम किस तरह से काम करें। किसानों का नाम है, हम बोनस देना चाहते हैं, अभी तो बोनस के लिए कर्ज लिया है, आगे धान भी खरीदी होनी है जी। अब वो धान खरीदी की मांग अलग हो रही, 15 अक्टूबर से खरीदे, 1 नवंबर से खरीदे, उसके लिए भी हमको कुछ ना कुछ गिरवी रख के रिजर्व बैंक से पैसा लेना पड़ेगा। पिछली सरकार ने भी लिया था, इस सरकार ने भी लिया था। देखिए, हर सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो फाइनेंशियल इम्बैलेंस को ठीक करे। ये सही बात है कि केंद्र से जिस तरह से मदद मिलना चाहिए, जीएसटी का या दूसरे जो माइनिंग का हिस्सेदारी, वो नहीं मिल रहा है या डिले हो रहा है। अब वो कल रात को ही फैसला हुआ है कि रिलीज किया जाएगा, और रिलीज करने के बाद हो सकता है उसका फंड का किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। बेटर होता सरकार उसका इंतजार कर लेती, क्योंकि 1 तारीख को देना, अभी 1 महीने बाकी है। पर सवाल ये उठता है कि कर्ज लेने के बजाय हम फिजिकल डिफिसिट को कम करें, खर्चे में कटौती करें, अनावश्यक कुछ काम ना करें। कुछ काम ऐसे हो रहे हैं जिसकी अभी जरूरत भी नहीं है, वो काम भी शुरू नहीं करना चाहिए। कि सिर्फ हमें कर्ज लेना है, या केंद्र सरकार ने कहा है हम जीएसटी की क्षतिपूर्ति आपको नहीं दे रहे, तो आप कर्ज लें, किसानों के नाम पे ले लें कर्ज। देखिए, ये चुनावी वादा है कांग्रेस का कि हम बोनस देंगे, 4 किस्तों में देंगे, तो ये तो सरकार लेगी, और सरकार कह रही है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमको इतने बार कर्ज लेना पड़े हम लेंगे, देंगे किसानों को। अच्छी बात है, इससे मार्केट में पैसा आएगा, मार्केट की स्थिति सुधरेगी। और हमने देखा कोरोना काल में जब अब किसानों को पैसा मिला तो उससे मार्केट में अच्छा रिस्पांस आए, ये ठीक है। लेकिन इस सब के पीछे
राज्य की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखना होगा और सिर्फ कर्ज के लिए कर्ज ही लेते रहे, इसके बजाय हमको ये करना चाहिए। राज्यों को ये कह रहे हैं कि सांसद यहाँ पे बहुत सारे हैं, 9 सांसद है बीजेपी के, उनकी मीटिंग बुलानी चाहिए सरकार को कि आप राज्य का पक्ष केंद्र के सामने रखें। ये इनिशिएटिव तो सरकार को ही करना पड़ेगा, ये विपक्ष न कर रही तो करना पड़ेगा और सरकार केंद्र पर दबाव बना के पैसा लाने की कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल, एक बड़ी बात का जिक्र आपने किया कि प्रबंधन किस तरह से हो, प्राथमिकताएं क्या हो। कई काम ऐसे चल रखे हैं जिन पर अगर हम थोड़ा उन्हें पोस्टपोन कर दें, विकास के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पोस्टपोन कर दें तो हम उस मद का पैसा कहीं दूसरी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्ला जी, आपने भी प्राथमिकता का जिक्र किया था, उसी प्राथमिकता के सवाल को मैं स्पष्ट करते हुए पूछता हूं। नए रायपुर में सीएम आवास बन रहा है, नए रायपुर में मंत्रियों के आवास बनाए जा रखे हैं, नए रायपुर में ही राजभवन बनने की तैयारी है, लगभग 600 करोड़ का खर्च आएगा। विकास के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण फैसला और सबसे अच्छा कदम, नया रायपुर की जो जगमगाहट है उसमें 4 चांद ये निर्णय लगा देगा। लेकिन क्या उसे हम पोस्टपोन करके उस मत का पैसा थोड़े दिन के लिए यहां नहीं शिफ्ट कर सकते थे? जो विधानसभा भवन जिसकी पूरे देश में चर्चा रखी, तारीफ रखी, उसको शिफ्ट करने की तैयारी, लगभग 250 करोड़ का खर्च उसमें आ जाएगा। ये तमाम फैसले क्या पोस्टपोन करके इसका पैसा हम यहां नहीं लगा सकते, अगर आप प्राथमिकता का जिक्र कर रहे हैं तो? जी देखिए दीप्ति जी, थोड़ा सा समय दीजिएगा सिलसिलेवार बोलने के लिए। बहुत सारी चीजें आदरणीय चंपू भैया ने बोली कि नया राज्य है, सैसाकुल राज्य है, 20,000 करोड़ रुपए कल रात के मिलने की घोषणा। मैं आपको बता दूं वो 20,000 करोड़ अकेले छत्तीसगढ़ को नहीं मिलने जा रहा है, हमारे जीएसटी का आधा पैसा भी नहीं मिल रहा है। तो सारे देश के वित्त मंत्री इस बात को लेकर नाराजगी कर रहे हैं। जीएसटी इस देश में खुलेआम चोरी है, लूट है। और दूसरी चीज, केंद्र सरकार ने स्वयं आधी रात को जीएसटी लगा के कहा था कि आजादी की दूसरी लड़ाई है, दूसरी आजादी है ये आज का दिन। 15 अगस्त की रात से उस रात की तुलना की गई थी, उस काली रात की तुलना की गई थी जिससे पूरे देश में अर्थव्यवस्था चरमराई है। आपने एक जो बात कही नया राजधानी की, नया राजधानी में लाखों हजारों करोड़ फूकने वाले कोई और नहीं, डॉक्टर रमन सिंह थे, जिन्होंने वहां पे दुनिया भर के 3-5 प्रबंधन किए थे और जिसके नाम पे पैसा है। हमने जो कर्ज लिया है किसानों के लिए लिया है, हमने नया राजधानी को सजाने के लिए कभी कर्ज नहीं लिया था। इन्होंने मोबाइल बेच बांटने से लेकर स्काई वॉक जैसी घटिया योजनाओं के लिए इन्होंने लोन लिया है और दुनिया भर के किए। मुझे एक बात बताइए, छत्तीसगढ़ 600 काल राज्य को 20 साल में बनाने में 40,000-45,000 करोड़ का कर्ज तो रमन सिंह जी ने लिया था। अंधाधुंध उत्खनन छत्तीसगढ़ सरकार का रमन सिंह सरकार ने किया था, जिसका नुकसान पूरे लेमरू परियोजना जैसी योजनाओं से हाथी निकल के पूरे प्रदेश में 15 साल में लगभग 41 प्रबंधन है, 20 महीने में 20,000 करोड़ हो गया ना। और रविंद्र चौबे को आपने भोपू कहा, 15 साल में 45 नहीं तो इसको हम कमा के लौटाएंगे भी, निश्चित तौर पर लौटाएंगे। नहीं लौटाएंगे ऐसी बात इनके टाइम छोड़ जाएंगे। इन्होंने हमारे आपको पता है कि कितना ब्याज जा रहा है? हमको बीमारू राज्य दिया, पोलियो ग्रस्त राज्य दिया। और ब्याज पता है कितना जा रहा है हर महीने? निश्चित तौर पर मुझे सब पता है, मैं पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इन्होंने 40,000 करोड़ इन्होंने पहले हमारे ऊपर थोप डाला है। इन्होंने हमारे बीमारू राज्य दिया है। जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस की जब शुरू में बनी थी, तो हम 960 करोड़ के खाता में छोड़ के गए थे। ये हमारे को 45,000 करोड़ का कर्जा दिए हैं, बीमारू राज्य बना के दिए हैं। इन्होंने दुनिया भर में अपने राजनीतिक उद्देश्य हमारी बिजलियां बेची हैं, जिसका पैसा आज भी तेलंगाना से और हैदराबाद से और एमपी से नहीं आता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं दीप्ति जी जो बोलने की बातें हैं। केंद्र सरकार हमें पैसा नहीं देती। और दूसरी बात, आप संसद की बात करते हैं, विधानसभा की बात करते हैं, 25,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा बनने जा रहा है, जिसको लेकर राहुल जी बार बार मना करते आए। राज्यों के पैसे में कटौती की गई, दुनिया टीएडी अलाउंस में कटौती करके उस पैसे से सेंट्रल विस्टा बना रहे। आप चौबे जी को भोपू बोलते, मुझे अच्छा लगा आज चंपू भैया को बोलते थे कि दहशत में रहते थे चंपू भैया 15 साल तक। और एक बात इन्होंने कही, दुर्ग का किसान का आत्महत्या, मैं 20 बार राजनांदगांव और कवर्धा गया हूं किसानों की मृत्यु में, उनके दुख में, और सबसे ज्यादा देश में कहीं आत्महत्या होती थी तो राजनांदगांव में होती थी। आज मैं चंपू भैया साहब के माध्यम से पूछने जा रहा हूं कि कितने इन्होंने लैब बनाए हैं जहां बीज का और खाद का और दवाई का इलाज होता है 15 साल के शासनकाल में, कितने बनाए हैं ये बता दें चंपू भैया। अब हम इस स्वयं भी कृषि मंत्री थे वो, मैं अंतिम मोड़ पर लेकर स्वयं भी कृषि मंत्री थे ना चंपू भैया। में इस पॉइंट को लेकर आते हैं कि हम कैसे ये प्रश्न तो जरूर कीजिए। और एक प्रश्न और कीजिए जी, एक प्रश्न और कीजिए दीप्तेश जी, दीप्तेश जी एक प्रश्न और कीजिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी किसानों को बोनस के विरोधी है?
ये कई बार चर्चा हो चुकी है, इसमें कुछ बचा नहीं भारतीय है। जनता पार्टी किसानों को बोनस का विरोधी है। चंद्रशेखर साहू जी, मेरा सवाल नहीं ऐसा जब किसान के ले रहे तो पेट में इनके दुख दर्द हो रहा है, आप पेट में दर्द इनके हो रहा है। ठीक है शुक्ला जी, मैं जवाब लूंगा। हमारा प्रबंधन अच्छा है, हम पाई पे लौटा भी देंगे और राज्य को बीमारू राज्य से संपन्न राज्य बना देंगे, आप देखते जाइए। कैसे दुरुस्त की जा सकती है, कैसे इसमें इंप्लीमेंटेशन किया जा सकता है? सरकार ने खर्चों में कटौती के लिए भी तमाम तरह के आदेश जारी कर दिए हैं, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए तमाम प्रयास किए जा रखे हैं, क्योंकि कर्ज पर कर्ज अगर चढ़ता चला गया तो वर्तमान परिस्थिति में लगभग 360 करोड़ रुपए हर महीने देने पड़ रहे हैं। यही राशि बढ़ती चली गई तो फिर विकास कैसे हो पाएगा? ब्याज का ही है। दीप्तेश जी, रतन जोत चंपू भैया के शासनकाल में रतन जोत ने 4000 करोड़ फूक डाले थे, 1 लीटर रतन जोत नहीं निकला। मेरी बात तो सुन लो भाई। जी बोलिए सर। देखिए दुप्तेश जी, आप जी भैया जी कि इतना प्रति हर महीने इतना आपको देना पड़ेगा, और इस स्थिति में आपको कैसे, आपने रेवेन्यू को किसी प्रकार से बढ़ाने की बात नहीं सोची। आप केवल शराब माफिया और रेत माफिया के शिकार में आज भी आप बैठे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और आपका व्यवहार विपक्ष की तरह है। आप सरकार में बैठे हैं, उसके बाद भी आप दुनिया भर के बातों को लेकर कन्फ्रंटेशन कर रहे हैं। और शुक्ला जी जैसे बहुत अच्छा कार्यकर्ता है और सड़क छाप टिप्पणी कर रहे हैं, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं करना है। इनके बड़े नेता सड़क छाप टिप्पणी करते हैं जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, वो बात समझ में आती है, लेकिन आप कर रहे हैं ये उचित नहीं है। आप जो सही बात है उसको करिए ना, कि प्रदेश का जो फिजिकल डेफिसिट है, वो फिजिकल डेफिसिट को आप जब तक के कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक के आप मितव्ययिता के विषय को धरातल पर नहीं चंपू भैया कोयला का रॉयल्टी ही दिलवा दीजिए, दूसरे जो चंपू भैया कोयला की रॉयल्टी दिलवा दीजिए, नहीं करेंगे उसी से हमारी स्थिति काफी कुछ ठीक हो जाएगी। आप पूरा विकास काम ठप है, देखिए कहीं विकास काम ठप पूरा जो दिख नहीं रहा है, केवल भैया कोयला की ही रॉयल्टी दिलवा दीजिए। दुनिया भर के थोड़ा बहुत ग्रामीण विकास का काम कर रहे हैं, मनरेगा का पैसा यदि नहीं मिलता तो आज शुक्ला जी, आप रॉयल्टी का बार जिक्र कर रखे हैं। मेरा सवाल ये है, पूरा सब प्रकार से आपको रवि भोई जी ने बहुत अच्छा ऑप्शन दिया ना, पहल कर लेते, तमाम सांसदों को बुलाइए ना, आपके प्रदेश के हैं, बैठकर बात कीजिए, डिस्कशन कीजिए। कई बार ऑल पार्टी मीटिंग होती है ना, उनको सामने लाइए, उनसे कहिए कि प्रदेश के विकास के लिए आप कदम उठाइए। सांसद लोग आने से मना करते हैं, दिल्ली जाके बोलने से मना करते हैं सांसद लोग। सांसद यहाँ पेपर टाइगर बनते हैं, दिल्ली में जाके झग्गी बन जाती है, बोलने से मना करते हैं सांसद लोग दिल्ली में जाके। सर भोई साहब एक ऑप्शन दे रहे हैं ना, बुलाइए ना, बैठक कर लीजिए उनके साथ। और पुराने मामलों, चलिए चंपू भी आपके नेतृत्व में चलते हैं, मोदी जी से बात करने, इतिहास मोदी जी से बात करने आपके नेतृत्व में चलते हैं। चंपू भी मैं आपका निवेदन कर रहा हूँ, लेकिन आप तो बस चंपू भी आपके नेतृत्व में चलेंगे, बात करें मोदी जी से हम किसान बिताएंगे। तो मुझे लगता है दीप्तेश जी, चंपू भी मैं स्वीकार कर रहा हूं, मैं आपके नेतृत्व में जाने के तैयार हूं, आप बात करेंगे मोदी जी से। दोनों अलग अलग ट्रैक पर चल रहे हैं। रवि जी से कंक्लूडिव करने के लिए तैयार हूं, आप लोग तैयार तो हो। मैं बात कर रहा हूं, चंपू के नेतृत्व में जाने के तैयार हूं, आप बात कर पाएंगे मोदी जी से। चलिए शुक्ला जी समय का अभाव है, साहू साहब समय का अभाव है, आरोप नहीं, मैं आपके नेतृत्व में जाने के तैयार हूं किसानों को लेकर, आप बात कर पाएंगे मोदी जी से। शुक्ला जी सुनिए बात, शुक्ला जी समय का अभाव है जी, साहू साहब समय का अभाव है, एक फाइनल जाने के तैयार हूं, मैं तो बोल रहा हूं, फाइनल टिप्पणी ले लेते हैं। उद्यमी है, किसान है, और जितने हमारे घटक हैं इनको बुलाइए राज्य विकास। नहीं वाकई में अब चर्चा कहीं ना कहीं होनी चाहिए, ऑल पार्टी मीटिंग भी तो होती है, तो फिर इस तरह की एक मीटिंग हो और उसके बाद फिर अगर निर्णय हो तो ज्यादा अच्छा होगा। तैयार है, आप तैयार तो हो, ये है आप बात करेंगे मोदी जी से। इस तरह से आपके सांसद नहीं आते हैं बुलाने पर भी, फोकस होना बेहद जरूरी है, नहीं तो इसी तरह से कर्ज का बोझ बढ़ता चला जाएगा और रेवेन्यू जनरेशन कहीं ना कहीं पीछे हटता निकल चला जाएगा। रवि जी छत्तीसगढ़ जी दीपेश जी, रेवेन्यू जनरेट पे ध्यान देना चाहिए। भारतीय जनता ठीक है, ये मान के चलते हैं कि छत्तीसगढ़ और राज्यों के पास जब से जीएसटी लगा रेवेन्यू के सोर्सेस लिमिटेड हैं, लेकिन जो लिमिटेड सोर्सेस हैं उसको ध्यान देना चाहिए राज्य सरकार को कि हम कहां से रेवेन्यू कर सकते हैं, रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। ये कोरोना काल है, इसमें रेवेन्यू की बड़ी समस्या है, तो सबसे पहले तो अभी हम
जो खर्चों में कटौती है, जी। जो जिस तरह की खर्चे हो रहे हैं जिसमें कम कर सकते हैं, ये इसको एनालाइज सरकार को करना चाहिए। कुछ खर्चों कटौती की है सरकार ने, बजट में बिल्कुल कटौती जरूर की है, लेकिन वो आदेश के बाद भी नजर नहीं आ रही है, धरातल पर दिखाई नहीं देती है। यही वजह है कि अभी और कुछ कड़े निर्णय लेना बेहद आवश्यक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। लेकिन लगातार कर्ज का बोझ प्रदेश सरकार पर बढ़ता जा रहा है और इससे उबरने के लिए अब कई कड़े और बड़े निर्णय लेने की आवश्यकता नजर आती है। इसी के साथ हमारे इस आज के विषय में, आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।